हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर 11 मई 2022 के एडिटोरियल सेक्शन में एक बहुत अच्छा एडिटोरियल है। कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एक्टिंग ऑन लिक्विडिटी। इन्फ्लेशन इन इंडिया कैन नॉट बी डिस्क्राइब जस्ट एज कॉस्ट पुश एंड अबंडेंस ऑफ लिक्विडिटी हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कहना क्या चाह रहे हैं सी रंगराजन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। सी रंगराजन साहब ने लिखा है, ये फॉर्मर गवर्नर है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एंड फॉर्मर चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। दैट्स वाई दिस एडिटोरियल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्जाम परस्पेक्टिव, क्योंकि लिखने वाले सी रंगराजन साहब हैं। लोग पूछते हैं कि सर कौन सा एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। भाई सी रंगराजन साहब ने लिखा है, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं, इनके एडिटोरियल को तो मिस नहीं कर सकते हैं, इसको तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे एडिटोरियल आप छोड़ नहीं सकते। ये पाप है, यूपीएससी की लैंग्वेज में ये पाप है। और जो भी आपने पढ़ा है अभी तक अपनी बेसिक इकोनॉमी में, उनका एप्लीकेशन आप देखेंगे करंट अफेयर में। एडिटोरियल का एनालिसिस जब हम करेंगे तो जो भी आपने बेसिक्स पढ़े हैं उन्हीं के आधार पर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हो क्या रहा है। तो आपको क्यों पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर? क्योंकि आपके स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन करवाता है। साथ में यहाँ से यूपीएससी आपको बैकवर्ड लिंकेज के रूप में सवाल देगा, जैसे कि आपसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में पूछेगा क्योंकि न्यूज़ में है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में पूछ सकता है। साथ में आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन पूछ सकता है, आपसे श्रिंकफ्लेशन पूछ सकता है। श्रिंकफ्लेशन ये क्या होता है भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि व्हाट इज श्रिंकफ्लेशन। तो आपसे कई तरीके के बैकवर्ड लिंकेज निकाल के आपसे पूछ सकता है कि फेडरल रिजर्व ने अभी इंटरेस्ट रेट हाइक किए तो उसका वजह क्या था, या आपसे पूछ सकता है उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, और आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो इन्फ्लेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इस तरह के सवाल आपसे फ्रेम करके पूछ सकता है। तो बैकवर्ड लिंकेज यहाँ से निकल के आते हैं, बैकवर्ड लिंकेज जो यूपीएससी प्री में आपसे सवाल पूछते हैं। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को पूरी तरीके से, तो आपको न्यूज़पेपर में बैकवर्ड लिंकेज खोजने होंगे और ऐसे एडिटोरियल पढ़ने होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको तो ऐसा कॉपी पेस्ट करके आपको चिपका लेना चाहिए, कहीं पर निकाल के रख लेना चाहिए। ये इनके आपके पॉइंट डाउन, जो भी पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेना चाहिए, बिकॉज दीज एडिटोरियल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। अब समझते हैं कि रंगराजन साहब कहना क्या चाहते हैं। रंगराजन साहब बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन ही बहुत ही एक सीरियस सिचुएशन है, बहुत सीरियस सिचुएशन है, और इंडिया में नहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिचुएशन फैली हुई है इस समय। तो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशन एक सीरियस सिचुएशन है, इसीलिए आरबीआई ने अभी 40 बेसिस पॉइंट्स अपना रेपो रेट को बढ़ाया है एंड कैश रिजर्व रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज किया है इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए। और इन्फ्लेशन इंडिया में ही नहीं हर जगह बढ़ रहा है। यूएसए का इन्फ्लेशन अगर देखें तो वहाँ पर 8.56% पहुँच गया है मार्च 2022 में, और इंडिया में मार्च 2022 में इन्फ्लेशन था 6.95%। दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारा रेंज क्या है, 4 ± 2%। दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन को 6%, 2 to 6% की रेंज में रहना चाहिए, जो कि इन्फ्लेशन बाहर जा रहा है। हमारा सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड बाहर जा रहा है। इन्फ्लेशन को काबू करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन हिंडर करता है ग्रोथ को। एक रेंज में इन्फ्लेशन अच्छा लगता है, एक रेंज के बाहर जाता है तो ग्रोथ को भी हिंडर करता है। दैट्स वाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसीलिए आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया, आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ाया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। केवल सीपीआई हमारा आउट ऑफ रेंज नहीं है, हमारा डब्ल्यूपीआई की अगर बात करें तो वो भी डबल डिजिट में है, 12.5% का अप्रॉक्स है। हमारा जो डब्ल्यूपीआई है वो 12.5% का अप्रॉक्स है अप्रैल 2021 में। और जो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर है वो 9.6% है 2021-22 में। व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जितना भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है। अब आपसे इसी से बैकवर्ड लिंकेज करके पूछ भी सकता है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है। इंडिया की बाउंड्री के भीतर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उनके प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ है, उस इन्फ्लेशन को कौन बताएगा? जीडीपी डिफ्लेटर। एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है जीडीपी डिफ्लेटर, डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज में जितना भी प्राइस इंक्रीज हुआ है उनके बारे में बताने में, यानी उनकी इन्फ्लेशन के बारे में बताने में। लेकिन अगर हम सीपीआई की बात करते हैं, डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं, तो एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं। अगर सीपीआई है तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है, डब्ल्यूपीआई है तो सिर्फ गुड्स होते हैं। अगर हम इन बास्केट को लेंगे, इन बास्केट में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज भी होते हैं, साथ में इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज भी होते हैं। लेकिन एक बास्केट होती है, जिस बास्केट में कुछ कमोडिटीज होती हैं जिनका कुछ वेटेज होता है, उस वेटेज के अकॉर्डिंग सीपीआई डब्ल्यूपीआई आता है। ये बात आप समझते हैं, जो हम चीज़ पढ़ चुके हैं। हमने पूरा इंडियन इकोनॉमी कोर्स में हर एक चीज़ को पूरा एलेबोरेटली पढ़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपये नहीं देना है। चीज़ों को आसान भाषा में समझना है, आप इकोनॉमी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा, गारंटी इस बात की मेरी है। आप रीग्रेट कभी नहीं करोगे। आप कहोगे सर ये कोर्स कैसे मिल गया आपको, आप अचानक से आ गए थे इस जगह पर। तो यहाँ पर बोल रहे हैं रंगराजन साहब की सीपीआई की हालत ख़राब है, हमारा
के बाहर है, हमारा आउट ऑफ रेंज जा रहा है, साथ में WPI डबल डिजिट में है और GDP डिफ्लेटेड 9.6% है। दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन है इंडिया में और एक सीरियस सिचुएशन भी है, क्योंकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ रेंज हिंडर्स ग्रोथ, इसीलिए रेपो रेट को बढ़ाया गया, CRR को बढ़ाया गया। और USA जैसी कंट्रीज में भी, इंडिया में ही इन्फ्लेशन नहीं है, हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन है। USA में भी इन्फ्लेशन 8.56% है। तो उन्होंने कहा कि आगे बात करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है कोविड के टाइम की बात करते हैं कि कोविड के टाइम में क्या हुआ। क्या RBI को सिर्फ हमें CPI इन्फ्लेशन पे, एक बात और भी ये बोलते हैं कि क्या RBI को सिर्फ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर ही ध्यान देना चाहिए और बाकी जो इंडिकेटर्स है जैसे कि WPI हो गया, GDP डिफ्लेटर हो गया, इन सबको निगलेक्ट कर देना चाहिए? तो ये बोलते हैं रंगराजन साहब कि आंसर इज नो। आंसर इज नो, क्योंकि US का जो फेडरल रिजर्व था, जब 2008 में ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस आई थी तो US के फेडरल रिजर्व ने अपना जो है असेट के जो प्राइस इंक्रीज हो रहे थे वहां पर, शार्प प्राइस इन द असेट प्राइस, उसको नेग्लेक्ट किया था क्योंकि उनका CPI मॉडरेट था। तो उन्होंने सोचा कि बाकी चीज़ों से क्या मतलब है, बाकी इंडेक्स से क्या मतलब है, हमारा CPI तो काबू में है। ऐसे अभी तो हमारा CPI काबू में है, काबू में क्या, थोड़ा सा 6% के बाहर है, लेकिन WPI तो 12.5% है, ये तो काबू में नहीं है। तो यहाँ पर गवर्नर साहब, फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI बोल रहे हैं कि ऐसा है, सिर्फ हमें अपना जो CPI है उसको ध्यान में नहीं रखना है, हमें अपने बाकी इंडेक्स जो भी हैं इंडिकेटर्स उनको भी ध्यान में रखना है। केवल एक इंडेक्स पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, हमें एक अपना फ्लेक्सिबल एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि फेडरल रिजर्व को ब्लेम किया जाता है कि अगर उन्होंने एसेट प्राइस जो इंक्रीज हो रहे थे उस समय अगर उन पर भी ध्यान दिया होता तो ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंशियल जो क्राइसिस हुई थी ऐसी क्राइसिस नहीं होती। तो यहाँ पर आपको एक पर्सपेक्टिव मिला कि क्या सिर्फ एक इंडेक्स पे फोकस करना चाहिए। आंसर इज नो, अकॉर्डिंग टू द गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI, वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी अब जो अप्रोच है वो फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए, हम किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। कोविड-19 की बात करते हैं, उन्होंने बोला कि कोविड-19 एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने डिमांड को इफेक्ट किया, साथ में सप्लाई को इफेक्ट किया, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड सब पॉलिसी मेकर ने सिर्फ डिमांड की बात की कि यार डिमांड कम हो गई है, डिमांड को रिवाइव करना है। और डिमांड को रिवाइव करना है तो समझिए क्या करना पड़ेगा, डिमांड को बढ़ाना है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करनी पड़ेगी, यानी गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बूस्ट करना पड़ेगा। और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करने से डिमांड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया, दिस इज द केनीशियन प्रिस्क्रिप्शन, स्टैंडर्ड केनीशियन प्रिस्क्रिप्शन। ये ऐसा करना ही चाहिए जब डिमांड की तरफ से ग्रोथ ना हो रही, यानी डिमांड कम हो इकोनॉमी में। लेकिन क्या कोविड ने सिर्फ डिमांड को इंपैक्ट किया? आंसर इज नो, कोविड हैज इंपैक्टेड सप्लाई साइड आल्सो, क्योंकि कोविड में स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लग गए और इंडिया ने तो अर्ली प्लस स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स लगाए ताकि हम अपनी लाइफ्स को भी बचा सकें, लाइवलीहुड को थोड़ी देर के लिए हमने एडजस्ट किया कि ठीक है लाइवलीहुड वेट कर सकता है पर लाइफ्स मैटर फॉर अस। तो हमने अर्ली एंड स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स लगाए और उसकी वजह से हमारा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट भी आया। और हमारे यहाँ नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जिन कंट्रीज़ ने लॉकडाउन्स लगाए वहाँ पर सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आया क्योंकि सप्लाई प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा था। तो क्या सिर्फ डिमांड साइड से स्टेप्स लेने क्या सही होगा डायरेक्शन? क्या हमें सप्लाई को बूस्ट नहीं करना चाहिए? अगर इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से तो क्या डिमांड को पुल करना ठीक है? एक सवाल आपके लिए ये हो गया। साथ में ये बात करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, the prescription of the enhanced government expenditure is still valid under the present circumstances. Perhaps in the increase in the output could happen with a lag also with the relaxation of the restrictions. तो ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, डिमांड को बूस्ट करने के लिए आप जो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन साथ में सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, सप्लाई को छोड़ नहीं सकते हैं। तो इनिशियली जब कोविड-19 आया, इनिशियली गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया। हमने अपने जो भी रेट थे रेपो रेट को लगातार कट डाउन किया ताकि जो लोन हो वो चीपर हो सके और उसकी वजह से क्या हो सके, लोग लोन ले सके ताकि उनके पास पैसा आए तो वो सप्लाई भी कर सके और अपनी डिमांड को भी बूस्ट कर सके। तो इनिशियली जो भी मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में थी उन्होंने इंटरेस्ट रेट को लो रखा ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ द लिक्विडिटी विल इंक्रीज इन द मार्केट। लेकिन क्या ऐसा वाकई में हुआ? इनिशियली तो नहीं हुआ क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, बिजनेस सेंटिमेंट उतना अच्छा नहीं था, इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग आतुर नहीं थे, इसलिए हमारा मनी मल्टीप्लायर है उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया। इट वाज लोअर देन द यूजुअल, जो यूजुअल होता है उससे भी कम था क्योंकि लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जैसे इकॉनमी रिवाइव की 2021-22 में, वैसे ही लोगों ने अपनी डिमांड को बूस्ट करना शुरू किया, डिमांड करना शुरू किया और इन्फ्लेशन ने रफ्तार पकड़नी शुरू की।
इन्फ्लेशन ने रफ्तार पकड़नी शुरू की। और अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए तो सिंपल सी चीज़ बोलता है कि ये जो चीज़ हुआ है इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है यूएस के पर्सपेक्टिव से, कि उनके वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो क्या रीज़न था इन्फ्लेशन बढ़ने का? रीज़न यूएस फेडरल रिजर्व ने बोला कि आर एक्सप्लोजन ऑफ दी बैलेंस शीट, हमारा बैलेंस शीट का एक्सप्लोजन हो गया, फट गया है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट का अगर असेट साइड देखें, व्हाट इज असेट फॉर अ बैंक? असेट क्या होता है? जितना उन्होंने लोन दिया है दैट इज असेट फॉर द बैंक, क्योंकि लोन जो है कमाकर इंटरेस्ट भी लाएगा, वो असेट है उनके लिए। तभी हम बोलते हैं कि अगर लोन वापस नहीं आए तो नॉन परफॉर्मिंग, परफॉर्म नहीं कर रहा है तो नॉन परफॉर्मिंग असेट है। तो असेट साइड का मतलब क्या है कि कितना लोन दिया है। तो अगर यूएस का फेडरल रिजर्व अगर क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहा है दैट मीन्स कि वो बॉन्ड को परचेज कर रहा है, साथ में जो डॉलर है उसका इंजेक्शन कर रहा है, उसकी वजह से अगर डॉलर किसी को दे रहा है बॉन्ड परचेज करके, दैट मीन्स कि लोन ही तो दे रहा है एक तरह से, यानी वो असेट ही तो दे रहा है लोगों को, क्योंकि बॉन्ड जो है वो पैसा कमा कर देगा उसको। तो उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग इतना की, लिक्विडिटी को इतना पंप किया कि उनका जो असेट साइड था, अगर उसकी बात करें तो 1 जनवरी 2020 को ये 4.17 ट्रिलियन का अप्रॉक्स था, जो कि अप्रैल 2022 में 8.96 ट्रिलियन था। दैट मीन्स कि कितना ढेर सारा क्वांटिटेटिव ईजिंग की है। और जब इतना इकोनॉमी में आपने मनी पंप किया, इतना डॉलर पंप किया है यूएस की इकोनॉमी में, तो जाहिर सी बात इन्फ्लेशन बढ़ेगा। 8 पॉइंट जितना भी था वो क्यों है? उसका रीजन है क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये सपोर्ट करने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने जो चीज़ की है, उन्होंने बोला कि हमने ये चीज़ की, इसकी वजह से हमारे बैलेंस शीट का एक्सप्लोजन हो गया है, तो अब हम उस चीज़ को रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और डेवलप्ड नेशन में इन्फ्लेशन 8% के अप्रॉक्स पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। तो यूएस के फेडरल रिजर्व ने कहा कि नहीं, हमें अपनी बैलेंस शीट को श्रिंक करना पड़ेगा, $95 बिलियन अ मंथ हम कट करेंगे। और इसीलिए उन्होंने पॉलिसी रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया 5 डे अगो में। कुछ दिन पहले ही उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट्स अपना जो है पॉलिसी रेट बढ़ाया, और आरबीआई ने भी यही काम किया, 40 बेसिस पॉइंट से हमने भी बढ़ा दिया, और हमने ये बोला कि हमारा स्टांस आज भी अकोमोडेटिव है। अकोमोडेटिव का मतलब ये है कि या तो हम रेपो रेट को कम करेंगे या तो वहीं रखेंगे, हम बढ़ाएंगे नहीं, किसी भी तरह से हम कैलिब्रेटेड टाइटनिंग नहीं करेंगे, हम बढ़ाएंगे नहीं रेपो रेट। तो हम स्टांस हमारा अकोमोडेटिव था, लेकिन हमने बोला कि हम अपने स्टांस से विड्रॉ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें, इंश्योर दैट इन्फ्लेशन रिमेन्स विद इन द टारगेट गोइंग फॉरवर्ड। तो एक इन्फ्लेशन रेंज में रहे ताकि वो ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। हमारा स्टांस अकोमोडेटिव है, लेकिन विड्रॉल हमने क्यों किया, इसका रीजन बताया कि इन्फ्लेशन ग्रोथ को हिंडर करेगा, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इंक्रीजिंग द रेपो रेट दिस टाइम। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो वे यूएस का फेडरल रिजर्व साथ में आरबीआई दोनों अपना पॉलिसी रेट को बढ़ा रहे हैं। साथ में यहां पर रंगराजन साहब एक बात और बोलते हैं कि क्या केवल डिमांड साइड को ही इंपैक्ट करना है, सप्लाई साइड मेजर चीज है। और मैंने आपको बताया था इकोनॉमी की क्लासेस में कि अभी भी हमारा कंजम्पशन लेवल प्री पैंडेमिक लेवल से 3% नीचे है। तो जब कंजम्पशन इतना बूस्ट नहीं हुआ तो इन्फ्लेशन किस बात का? तो क्या ये डिमांड साइड से इन्फ्लेशन पूरी तरह से हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये डिमांड साइड से नहीं होगा तो किस साइड से होगा? कॉस्ट पुश होगा, ये सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन होगा। और इसके रीजन तो आप जानते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन होने के, कि ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रशियन यूक्रेन वॉर चल रही है, हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन क्या सिर्फ इंडिविजुअल क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज होना ही क्या एक रीजन है? क्या एक रीजन है? तो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, सिर्फ एक फैक्टर डिसाइड नहीं कर सकता है। देखिए, सप्लाई डिसरप्शन ड्यू टू डोमेस्टिक और एक्सटर्नल फैक्टर मे एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल प्राइसेस। इंडिविजुअल प्राइस के जो इन्फ्लेशन हो रहा उसको एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन नॉट द जनरल प्राइस लेवल विच इज व्हाट इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट। तो जनरल प्राइस, जब जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीजेस तो उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। सिर्फ एक कमोडिटी के इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन बूस्ट नहीं हो सकता, इन्फ्लेशन परसिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये एग्जांपल देके समझाते भी हैं, कहते हैं कि ऐसा है कि अगर किसी इकॉनमी में अगर लेबर के वेजेस बढ़ाएं तो ठीक है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा, लेबर के वेज बढ़ाने से इन्फ्लेशन आएगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरली इन्फ्लेशनरी। लेकिन वो जरूरी नहीं कि इन्फ्लेशनरी ही हो, बट बिकॉज इट हैपन टू बी द मैकेनिज्म विच फोर्स टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ मनी। लेकिन वेजेस बढ़ाने से इन्फ्लेशन जरूरी नहीं कि वो इन्फ्लेशनरी नेचर का हो, लेकिन उसकी वजह से एक मैकेनिज्म है। अगर वेज बढ़ा रहे हो इन्फ्लेशन बढ़ने का, उसकी वजह से क्या है, ये एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से, जिसने फोर्स किया इन्फ्लेशन को बढ़ने के लिए, स्टॉक ऑफ मनी को बढ़ने के लिए। बात समझ रहे हैं? तो एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, उसकी वो एक मैकेनिज्म क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन फोर्स हो सकता है बढ़ने के लिए, पर सिंगल पॉइंट जो है कमोडिटी इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, हम हमेशा ये बात करते रहते हैं कि क्या सिर्फ एक जगह से
केवल एक जगह से नहीं है, केवल एक जगह से नहीं है, ओवरऑल इंपैक्ट है। और वो बात करते हैं कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि इन्फ्लेशन एक रेंज में अच्छा है, लेकिन एक रेंज से बाहर जाएंगे तो वो ग्रोथ को भी हिंडर करेगा। यहाँ पर फिलिप्स कर्व की बात करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट वॉज नॉट कंपेटेबल विद द प्राइस स्टेबिलिटी। अगर इकॉनमी इज रनिंग विद द फुल एम्प्लॉयमेंट, उसके साथ प्राइस कंपेटेबिलिटी इज नॉट कंपेटेबल विद द प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, स्टेबल तो नहीं रहेगा। और यहाँ पर ये बात करते हैं कि किस तरह से अगर ये चीज़ है, अगर सप्लाई साइड जो है उसकी वजह से डिस्ट्रप्शन है तो क्या हम कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल एक रीज़न है जिसकी वजह से ये फोर्स हो रहा है, पूरी तरह से इन्फ्लेशन ड्रिवन हो रहा है, दैट द मैकेनिज्म दैट इज फोर्सिंग द इन्फ्लेशन टू परसिस्ट टू कंटिन्यू, तो अगर उसके लिए कोई इंपैक्ट अगर सोल्यूशन ले सकते हैं तो ऐसा ले सकते हैं कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस अगर वो बढ़ रहे हैं तो जो शॉक, एक्स्ट्रा शॉक है वो गवर्नमेंट एब्जॉर्ब कर सकती है, गवर्नमेंट वो चीज़ बियर करना पड़ेगा। लेकिन साथ में आप ये नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो बियर किया, उसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स कम लगाया तो गवर्नमेंट ने अगर क्रूड ऑयल पे टैक्स कम लगाया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन जितना गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है तो उसकी वजह से ये ऑफसेट नहीं कर सकता अपने एक्सपेंडिचर से। ऑफसेट नहीं, अगर वो ऑफसेट करेगा अपने एक्सपेंडिचर से तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझिएगा, गवर्नमेंट ने अपना टैक्स जो है क्रूड ऑयल पे टैक्स कम लगाया, उसकी वजह से रेवेन्यू कम हो गया। अगर रेवेन्यू कम हो गया तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकता कि रेवेन्यू कम हो गया है फिर भी वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करते रहें जिसकी वजह से डिमांड जो है वो बूस्ट होती रहे और इन्फ्लेशन काबू में आ जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ है, ये लिखा इफ द एडिशनल बर्डन बॉर्न बाय द गवर्नमेंट थ्रू द लॉस ऑफ रेवेन्यू इज नॉट ऑफसेट बाय द एक्सपेंडिचर द ओवरऑल डेफिसिट विल वाइडन द बोरोइंग प्रोग्राम विल इंक्रीज द एडिशनल लिक्विडिटी सपोर्ट मे बी रिक्वायर्ड। समझ गए इस चीज़ को कि अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होगा और गवर्नमेंट फिर भी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करती रहेगी तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है वो वाइडन होगा, गवर्नमेंट को और बोरोइंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू कम हो रहा है तो गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू अगर कम है तो एक्सपेंडिचर भी कम करना चाहिए, धीरे धीरे एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए ताकि वो ढेर सारा बोरोइंग ना करे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बूस्ट अप ना हो। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि ये काम करने के साथ गवर्नमेंट ये जो मेजर शॉक है क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसको अगर उस बर्डन को बियर कर रही है, साथ में और क्या करना चाहिए, बहुत ढेर सारे चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि आरबीआई को रेपो रेट जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया, ठीक है रेपो रेट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कॉन्कोमिटेंट डिसीजन, कॉन्कोमिटेंट डिसीजन मतलब कि इसके साथ साथ और क्या साथ में होना चाहिए। भाई अगर आप सब्जी बना रहे हो तो तेल के साथ साथ आपको फिर उसमें जीरा भी डालना पड़ेगा, सब्जियां भी डालनी पड़ेगी, केवल एक ही चीज़ काम नहीं कर पाएगा, इंडिविजुअल चीज़ के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो केवल रेपो रेट को बढ़ाने से 40 बेसिस पॉइंट काम नहीं बनेगा, साथ में और क्या करना पड़ेगा। जैसे कि आरबीआई ने क्या साथ में उसने सीआरआर को भी बढ़ाया ताकि लिक्विडिटी को भी कम किया जाए, क्योंकि केवल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रीजन नहीं है, लिक्विडिटी भी तो है इकॉनमी में जिसकी वजह से इन्फ्लेशन है। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो हमारी अभी लिक्विडिटी है 8.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी है इकॉनमी में। इस लिक्विडिटी को भी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन केवल एक साइड से नहीं है, लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन है। क्योंकि इनिशियल पीरियड में हमने क्या किया था, कोविड-19 में हमने रेपो रेट को बहुत कम रखा था। तो यहाँ पर आरबीआई को सिर्फ रेपो रेट बढ़ाने से मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन नहीं होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन नहीं होगा, बल्कि आरबीआई को अगर रेपो रेट आरबीआई बढ़ा रहा है तो साथ में उसको सीआरआर भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लिक्विडिटी को कम करना है। अगर सीआरआर नहीं बढ़ाता तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन करते, ओएमओ करना पड़ता, ओपन मार्केट ऑपरेशन करना पड़ता ताकि एक्सेस लिक्विडिटी को वो एब्जॉर्ब कर सके, इसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। तो अगर इफेक्टिव ट्रांसमिशन चाहिए आपको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का तो उसके साथ साथ आपको कई अकम्पनिंग डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। साथ में रेपो रेट को बढ़ाइए, या तो आप ओपन मार्केट ऑपरेशन कीजिए, या तो आप कोई और काम कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको काम करने पड़ेंगे ताकि लिक्विडिटी कंडीशन को भी वो इन लाइन ला सके अपने पॉलिसी के, ताकि बेटर एफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन हो सके इकॉनमी में। साथ में क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से लिक्विडिटी भी एक कारण है, केवल हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक कारण नहीं है, केवल क्रूड ऑयल का बढ़ना एक कारण नहीं है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस में बढ़ना एक कारण नहीं है, साथ में लिक्विडिटी ज़्यादा होना भी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें लिक्विडिटी के शॉक को भी, लिक्विडिटी को भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, साथ में हमको बाकी जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं वो भी लेने पड़ेंगे, ऐसा सी रंगराजन साहब बोलते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन एक रेंज के बाहर जाता है तो वो ग्रोथ को हिंडर करता है। नेगेटिव रियल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स आर नॉट कंड्यूसिव ऑन ग्रोथ।
conducive to growth. If we want to control the inflation, action on liquidity is very much needed with a concomitant rise in the interest rate on deposits and loan. तो loans में deposits में interest rate बढ़ाना है, उसके साथ साथ हमको liquidity को भी manage करना पड़ेगा. Action on liquidity is very much important. सी रंगराजन साहब ये पूरी बात कहते हैं, इसलिए लिखा है कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय एक्टिंग ऑन लिक्विडिटी. लिक्विडिटी में एक्ट करने की भी जरूरत है. इंडिया में इन्फ्लेशन जो है कैन नॉट बी डिस्क्राइब जस्ट एज कॉस्ट पुश, केवल कॉस्ट पुश नहीं है, लेकिन abundance of liquidity has been important factor, क्योंकि लिक्विडिटी भी ज़्यादा है, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन है. दिस इज ऑल अबाउट सी रंगराजन साहब की दिस एडिटोरियल के बारे में. आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा. जितना भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर पा रहे होंगे, आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे. अगर आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, आई विल हाईली रिकमेंडेड कि आप हमारा इंडियन इकोनॉमी का कोर्स करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपये आपको देना नहीं है. पढ़ कर देखें, 1-2 लेक्चर पढ़ के देखें. अगर आपको मज़ा नहीं आया तो आप छोड़ सकते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन है भाई, लेकिन पढ़ कर ज़रूर देखें, क्योंकि पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट फीलिंग. आज के लिए इतना ही. अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा. थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद.